वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स। सिविक्स में आपको पढ़ा रहे थे सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, किस देश ने सत्ता में साझेदारी को अपनाया, किस देश ने सत्ता में साझेदारी को नहीं अपनाया, अपनाया तो उसको क्या फ़ायदा हुआ और नहीं अपनाया तो उसको क्या नुकसान हुआ, इसके बेसिक बातें जो इस चैप्टर के बारे में थी वो आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज का जो वीडियो अभी का होगा वो आपका क्वेश्चन एंड आंसर का होगा। मैंने इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन एंड आंसर है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक समाज में अंतर पाए जाते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं का मतलब होता है समाज में अंतर। समाज में अंतर, समाज में किस तरह का अंतर होता है? तो समाज में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर एक समाज में एक ही धर्म के आदमी रहते हैं। आप जहाँ पे रहते होंगे, आप अगर हिंदू हो तो आपके समाज में मुस्लिम भी रहते होंगे, सिख भी रहते होंगे, ईसाई भी रहते होंगे, है कि नहीं? तो यही कह रहा है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। क्लियर? और समाज में विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, आप लोग ये देखते हैं समाज में कई जाति के भी लोग रहते होंगे। आप जिस जाति के हैं आपके समाज में हो सकता है दूसरा जाति के भी लोग रहते होंगे, हो सकता है क्या रहते ही होंगे। नेक्स्ट, भाषा भी अलग होते होंगे। जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम का भाषा देखिएगा उसमें ज़्यादा उर्दू लफ्ज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा, अलग समुदाय के लोग रहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरे लिंग के लोग रहते हैं। लिंग मतलब क्या हुआ? लिंग के आधार पर भी समाज में अंतर होता है। कोई महिला होंगे, कोई पुरुष। ऐसा तो कोई समाज है जिसमें खाली पुरुष ही रहेगा, महिला नहीं रहेगा? या फिर ऐसा कोई समाज है जिसमें सिर्फ महिला ही रहेगा, पुरुष नहीं रहेगा? अगर ऐसा समाज रहेगा तो समाज चलेगा ही नहीं, 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रजनन होगा ही नहीं, तो जनसंख्या आगे बढ़ेगा ही नहीं, समाज वहीं पे खत्म। ठीक है, तो समाज में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। इसका मतलब जितना भी समाज है, चाहे आप जहाँ चले जाइए वहाँ पे सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। सामाजिक विभिन्नता मतलब समाज में अंतर, समाज में अंतर पाया ही जाएगा। समाज में अंतर किस टाइप के हो सकते हैं? हो सकता है धर्म के आधार पर वहाँ अंतर हो सकता है वहाँ कई जाति के लोग रहते हो सकता है कई अलग भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते होंगे, या फिर कई समुदाय के लोग वहाँ रहते होंगे, या कई स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये तो कॉमन बात है, ये तो होगा ही होगा। या इसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं जो कि समाज में अलग अलग होंगे लेकिन एक साथ रहते होंगे। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। समाज में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय, लिंग इत्यादि के लोग रहते हैं, एक साथ समाज में सब रहते हैं। ठीक है, जो सामाजिक विभिन्नताएं का उदाहरण है। कुल मिलाकर सामाजिक विभिन्नता क्या हुई? सामाजिक विभिन्नताएं हुई कि समाज में कई जाति के कई समाज में कई अंतर होते हैं। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर और लिंग के आधार पर। लेकिन फिर भी सभी आदमी एक साथ रहते हैं, है ना? कोई अमीर होता है, कोई गरीब भी होता है समाज में, कोई अमीर होता है, कोई गरीब भी होता है, ये भी अंतर आपका एक प्रकार का होता है। ये सभी अंतर होने के बावजूद भी सभी लोग समाज में एक साथ रहते हैं। तो समाज में जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या रुपया पैसा के आधार पर, या भाषा के आधार पर अंतर होता है, उसी अंतर को सामाजिक विभिन्नताएं कहते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं मतलब विभिन्न प्रकार का, मतलब अनेक अनेक प्रकार के, अनेक अनेक टाइप के, वहाँ पे भ्रांति भ्रांति प्रकार के, ठीक है, अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पे लोग रहते हैं, फिर भी वो सभी एक साथ रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं। वही कहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सामाजिक विभिन्नताएं। सामाजिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। कहता है ये सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का कारण हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब समाज में देखिएगा सामाजिक विभिन्नताएं हो रही है, सामाजिक विभिन्नताएं हैं। सामाजिक विभिन्नता का मतलब समाज में अलग अलग टाइप के लोग हैं। सामाजिक विभिन्नता का मतलब आपको इतना समझ में आपको आ गया होगा कि जैसे हम लोग सामाजिक विभिन्नता बोलेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि समाज में अनेक टाइप के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, चाहे जाति के आधार पर उसमें प्रकार हो, चाहे धर्म के आधार पर प्रकार हो। तो इसका कहना यह है कि समाज के अंदर जो विभिन्नताएं होती है, मतलब समाज में जो अंतर है वो आवश्यक नहीं है उस अंतर से सामाजिक विभाजन हो जाए, सामाजिक विभाजन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं दो जाति के लोग समाज में रह रहे हैं, दो जाति के लोग समाज में रह रहे हैं। मान लीजिए एक यादव है, ठीक है, दूसरा आपका मान लेते हैं आपका दूसरा हम मान लेते हैं राजपूत है। ये दोनों एक ही समाज में रह रहे हैं, तो ये दोनों में सामाजिक विभिन्नताएं तो हैं। सामाजिक विभिन्नता में समाज में ये दोनों तो अंतर है, जाति के आधार पर दोनों में अंतर तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये इसमें सामाजिक विभाजन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सामाजिक विभिन्नताएं तो समझ में आ गया कि समाज में अंतर किसी प्रकार से अंतर हो सकता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अंतर हो सकता है, लेकिन ये सामाजिक विभाजन क्या है? सामाजिक विभाजन ये होता है कि जब आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो, मैंने आपको उससे मतलब नहीं होता है, उससे आपको मतलब नहीं होता है, तो उसको हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे ये यादव है और ये राजपूत है, यादव को राजपूत से कोई मतलब नहीं होने लगे और राजपूत को यादव से कोई मतलब नहीं रहने लगे। उसको ये बोले कि आप रहिए, हम रहेंगे, आपको हमसे एक पैसा का मतलब नहीं है, हमसे भी आपको एक पैसा का मतलब नहीं रहेगा। ऐसा अंतर जब दोनों के बीच में आ जाएगा ना, तो उसको हम लोग सामाजिक विभाजन कहेंगे। सामाजिक विभाजन क्या होता है कि जब सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभिन्नता में सामाजिक अंतर, समाज में जो अंतर होता है, जब सामाजिक विभिन्नताएं के बीच का गैप जो होता है, बीच का
गैप मैंने सामाजिक विभिन्नता में समाज में जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी को लगने लगता है कि वो आदमी अलग है और मैं अलग हूँ, ठीक है, सामने वाला बंदा अलग है और मैं अलग हूँ। तो जब आदमी के मन में ये विचार आने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विभाजन। अभी आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में जो मतलब सबसे नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं, दलित समाज के, महादलित समाज के लोग होते हैं, तो उसको देखिएगा समाज में किसी आप लोग ऐसे भी देखिए गाँव के किसी एक कोना में वो लोग बसे हुए रहते हैं, ठीक है, या गांव के बीच में अगर बसे हुए रहेंगे तो उसका बाउंड्री करके उसको बीच में उसको अलग कर दिया जाता है। और उस आदमी को भी ये लगता है, जो महादलित टाइप के लगते हैं, छोटे कास्ट के लोग रहते हैं, उसको भी ये लगता है कि हम समाज में सबसे अलग हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जीवन यापन भी देखिएगा अलग ही होता है। अगर ये भावना किसी के अंदर आने लगी, देखिए वहाँ पे जो महादलित हैं, जो नीचे नीचे छोटे जाति का लोग हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब सामाजिक विभाजन वहाँ पे है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं इस समाज से अलग हूँ, मैं इस समाज से अलग हूँ, वो अलग आदमी है, मैं अलग आदमी हूँ। तो जब भी समाज में किसी एक अंतर के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वो जाति के हद पर देख रहा है कि और सब जाति हमसे आगे निकल गए हैं, मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ वो सबसे अलग हूँ, मैं उन सबसे अलग हूँ, ऐसी बातें अगर मन में आने लगे तो समझिएगा वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। या फिर समाज में देखिएगा कोई आदमी बहुत अमीर है, कोई आदमी बहुत गरीब है, तो अमीर आदमी के पास गरीब आदमी साथ साथ में बैठ के चाय नहीं पी सकता, साथ में बैठ के बातें नहीं कर सकते, साथ में बैठ के कोई भी काम करने से पहले उसको हेजिटेशन, बहुत अमीर आदमी है, मैं उसके पास कैसे जाऊं, उनसे कैसे बात करूं। तो वो आदमी जब ये भावनाएं आदमी के अंदर आने लगेगा तो समझिएगा सामाजिक विभाजन हो चुका है। तो जब सामाजिक अंतर मैंने समाज में जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मैंने आदमी को लगने लगे कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, तो वो सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। अब क्वेश्चन ये है, टॉपिक हम लोग का ये है कि सामाजिक विभिन्नता है, मैंने समाज में अंतर तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि समाज में अंतर होने की वजह से सामाजिक विभाजन हो जाएगा। सामाजिक विभाजन का मतलब क्या हुआ, आदमी ये समझने लगे कि वो आदमी अलग है और मैं अलग हूँ। तो आप अपने समाज में आसपास देखिएगा, क्या आपके समाज में विभिन्नताएं हैं, मैंने समाज में कई टाइप के लोग रहते हैं, तब बोलिएगा बिल्कुल रहते हैं। क्या वो आपको ये लगता है कि वो ये सोचते हैं कि वो आदमी अलग है और मैं अलग हूँ, और वो उसका जीवन शैली अलग है, मेरा जीवन शैली अलग है, ना ही हमको उससे कोई मतलब है, ना ही उससे हमको कोई मतलब है, ऐसी बातें अगर उसके मन में आ रहा है तो समझिए सामाजिक विभाजन हो गया है। लेकिन ऐसे कोई बातें होता नहीं होगा, कोई पार्टी फंक्शन होता है तो सभी आदमी एक होते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, सब काम लगभग एक साथ, डांस वगैरह सब करते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सामाजिक विभाजन उस वहाँ पे नहीं है। सामाजिक विभाजन कब होगा, सामाजिक विभाजन तब होगा जब आदमी ये सोच ले कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसी भावना अगर मन में आ गया और उसके कोई भी काम में वो नहीं आ पाते हैं या इसके काम में वो कभी शामिल नहीं होते हैं, तब होता है सामाजिक विभाजन। ठीक है, अभी समझिएगा। अब सामाजिक विभाजन हर जगह, सामाजिक विभिन्नता तो हर समाज में होता है, ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसमें सामाजिक विभाजन नहीं होगा। सामाजिक विभाजन तो हर एक जहाँ भी आप जाना चाहे, धरती के किसी कोना में चलाइए, वहाँ आपको कुछ न कुछ वजह से वहाँ पे समाज में अंतर होगा ही होगा। ठीक है, ज़्यादा अमीर देश से लीजिएगा तो वहाँ अमीर और गरीब होगा, कोई ज़्यादा अमीर होगा, कोई कम अमीर होगा, ठीक है ना, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा। इस हिसाब से भी सामाजिक विभाजन, समाज में विभिन्नताएं होती है। समाज में विभिन्नताएं का मतलब होता है कि समाज में अंतर, तो समाज में अंतर तो हर जगह ही होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी भी ना किसी प्रकार से समाज में अंतर तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि सबका शकल भी एक के जैसा हो जाएगा, हो सकता है कोई ब्यूटीफुल सुंदर होगा, कोई कम सुंदर होगा। तो जो ऐसा नहीं पूरा का पूरा आदमी एक के जैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा एक के जैसा हो जाएगा तो आदमी अपना मम्मी पापा को भी नहीं पहचान पाएगा, किसी सबका मम्मी पापा एक के जैसा रहेगा, सबका बच्चा भी एक के जैसा रहेगा, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज में विभिन्नताएं तो होगी ही होगी। और समाज में विभिन्नताएं मतलब समाज में अंतर, समाज में अंतर तो होगा ही होगा, लेकिन वो समाज में अंतर जो है सामाजिक विभाजन का रूप कब लेगा, सामाजिक विभाजन का रूप तब लेगा जब आदमी को लगने लगेगा कि वो आदमी अलग है और मैं अलग हूँ। मैंने समाज में जो अंतर है उसका गैप जो होता है जब बढ़ जाता है, मैंने जाति मान लेते हैं, दो जाति में मिलकर एक गाँव है, एक गाँव में दो जाति के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, एक गाँव है, एक गाँव में दो जाति के लोग रह रहे हैं, एक ए एक बी। ठीक है, और ए को लगने लगे कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, ए को लगने लगे कि मैं बी से श्रेष्ठ हूँ, जाति में मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए ये बहुत छोटे आदमी है, मैं इनसे बहुत बड़ा हूँ, और ये भावना ये रखने लगेगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मैंने ये इसको लगेगा कि मैं उनसे क्यों बात करूँ, इसको भी लगेगा कि मैं उनसे क्यों बात करूँ, अपने आप को तुलम खान समझता है। तो जब ये दोनों गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये समाज यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला ये देख रहे हैं, ये अलग हो जाएगा, और ये वाला जो देख रहे हैं ये दोनों अलग हो जाएगा, मैंने यहाँ पे समाज बढ़ जाएगा, मैंने सामाजिक विभिन्नताएं हो जाएगी। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता होना है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हर सामाजिक विभिन्नता, मैंने सामाजिक विभाजन तो होता है लेकिन उससे सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता। क्वेश्चन वही है कि हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे। तो हम लोग देख रहे थे कि प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, अभी जस्ट देखे हैं। समाज में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, लिंग इत्यादि के लोग रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, जो सामाजिक विभिन्नताएं का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक।
ये सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का कारण हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसके वजह से सामाजिक विभाजन हो ही जाए, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन हित समान होंगे। इस पॉइंट का मतलब समझिएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि भिन्न समुदाय के लोग या भिन्न धर्म के लोग या भिन्न, जैसे मान लेते हैं हिंदू है कोई मुस्लिम है, हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो हिंदू और मुस्लिम है, इसका विचार अलग अलग हो सकता है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है। मानते हैं हिंदू का रहन सहन अलग होगा, मुस्लिम का रहन सहन अलग होगा, इन दोनों का रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन इसका विचार, इसका विचार मैंने इसका सोच जो होगा आगे कैसे कराना चाहिए, कि हम लोग को आपस में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें ये इसकी जरूर एकता होगी, इसका हित एक होगा। हित मैंने इसकी जो सोच होगी वो अच्छा होगा। ये कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए और मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा हिंदू खत्म हो जाए। अगर कोई हिंदू ये चाहता है कि मुस्लिम खत्म हो जाए तो वो मूर्ख है, ठीक है। या फिर कोई मुस्लिम ये चाहता है कि हिंदू खत्म हो जाए तो वो मुस्लिम मूर्ख है, ठीक है। समाज में हर टाइप के लोग रहते हैं और हर टाइप के लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग का विकास किस तरह से हो, हम लोग किस तरह से डेवलप करें, ना कि ये सोचना चाहिए कि वो आदमी ऐसा है वो आदमी ऐसा है। ऐसा अगर सोचते हो तो आप मूर्ख हो। पढ़िए लिखिए, बच्चे को पढ़ाइए और ये सब सोच को त्याग कीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आपको कह रहा था कि समाज में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, उनका विचार अलग अलग हो सकता है, सोच अलग अलग हो सकता है। मानते हैं, हो सकता है अपने घर में वो सोचते होंगे कि हम पढ़ लिख के IAS बनेंगे, आप अपने घर में सोच रहे होंगे हम पढ़ लिख के चपरासी बनेंगे। तो दोनों का विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का हित समान है कि कुछ न कुछ बनना है। दोनों का हित समान है कि हमको लाइफ में कुछ न कुछ बनना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जो आपके बुक में दिया है उसी एग्जाम्पल को हम लोग भी लिए हुए हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक कहानी है आपका महाराष्ट्र की, कहीं कहानी है महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई की एक कहानी है। मुंबई में क्या हुआ था, मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार विभिन्न जाति धर्म और विभिन्न लिंग के लोग थे और उसका शिकार हो गए थे। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है इसको समझिएगा, ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। इसका मतलब ये कि जो बिहार और यूपी के लोग, बिहार और यूपी के लोग होते हैं, जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं, ये काम करने के लिए कहाँ गए थे, काम करने के लिए ये गए थे महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की तो पता है बिहार में बहुत कमी है। तो ये काम करने के लिए कहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए थे। अब जो बिहार और यूपी के लोग होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं, कर्मठ होते हैं। कर्मठ बोले तो काम धंधा बहुत अच्छा करते हैं और मेहनत ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से इसका डिमांड जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो गए कहाँ, महाराष्ट्र। कहाँ गए, महाराष्ट्र। कहाँ के थे ये थे बिहार और यूपी के। कहाँ के थे ये, बिहार और यूपी के। गए कहाँ ये, गए ये भाई साहब महाराष्ट्र। किस लिए गए, ये गए थे काम करने के लिए। बिहार वाले और यूपी वाले दोनों गए महाराष्ट्र, किस लिए, काम करने के लिए। और ये लोग जो बिहार और यूपी वाले होते हैं ये थोड़ा सा कर्मठ लोग होते हैं। कर्मठ की वजह से ठेकेदार वगैरह सब या कोई कंपनी सब इनको बिहार वाले को और यूपी वाले को ज़्यादा काम दे रहे थे, मैंने इसको काम मिल जा रहा था। और जो महाराष्ट्र के जो मराठा आदमी थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे मराठा आदमी, वो लोग थोड़ा काम करने में थोड़ा कमज़ोर होते थे, जिसकी वजह से इनको काम नहीं मिलता था। तो ये मराठा लोग को क्या लगता था कि ये हमको जो काम नहीं मिल रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि क्योंकि ये बिहार और यूपी के आदमी यहाँ पे आ गए हैं और ये काम कर रहे हैं और इसके काम करने की वजह से हमको काम नहीं मिल रहा है। आप इसको समझिएगा अपने एग्जाम्पल के तौर पर। मान लेते हैं कि आपका एक खेत है, गांव में एक खेत है, यहाँ पे 2 आदमी की ज़रूरत है, 2 मजदूर की ज़रूरत है, ठीक है। अब जिस गाँव में ये खेत है, मान लीजिए गाँव का नाम है पालमपुर। गाँव का नाम क्या है, पालमपुर। पालमपुर गांव में एक खेत है और खेती करने के लिए इसको 2 मजदूर की आवश्यकता है। और इस पालमपुर गांव में 1 मजदूर रहते हैं। पालमपुर गांव में कितने मजदूर रहते हैं, 1। और इसको कितने मजदूर, यहाँ जो पालमपुर में खेती करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता है, 2 मजदूर की। और ये 1 मजदूर यहाँ पे रह रहे हैं। इसका कहना ये है कि मैं 6 घंटा काम करूँगा और आपसे 800 रुपया लूँगा। मैं 6 घंटा काम करूँगा खेती में, मैं आपसे 6 घंटे का 800 रुपया लूँगा, ठीक है। लेकिन इसी पालमपुर गांव के बगल में एक गांव पड़ता है रामपुर, एक गांव पड़ता है रामपुर। रामपुर वाले आदमी को ये पता चला कि भाई अपना गांव में तो काम मिल नहीं रहा है, लेकिन पालमपुर में सुने हैं कि 2 आदमी की आवश्यकता है, वहाँ पे काम मिल जाएगा। तो रामपुर से 2 आदमी काम करने के लिए कहाँ गया, पालमपुर। रामपुर से कितना आदमी आया, 2 आदमी काम करने के लिए आ गया है अब पालमपुर। रामपुर से 2 आदमी काम करने के लिए आ गया है आपका पालमपुर। पालमपुर में जब ये काम करने के लिए आया तो यहाँ पे ये देखा कि पालमपुर वाला आदमी जो है वो काम करता है 6 घंटा। काम कितने घंटा करता है, 6 घंटा, और 6 घंटा का रुपया मांगता है 800 रुपया, ठीक है। तो ये 2 आदमी जो बाहर से आए हैं, मैंने रामपुर गाँव से आए हैं पालमपुर, ये बोला कि भैया मैं आपको 8 घंटा काम करूँगा
और मैं आपसे 600 रुपया ही लूँगा। मैं काम भी 2 घंटा ज़्यादा करूँगा और रुपया भी 200 रुपया कम लूँगा। तो ये जो काम कराने वाले खेत में थे, तो अब आप खुद सोचिए किसको काम पर रखेंगे। एक आदमी ऐसा है जो 6 घंटा करके 800 रुपया ले रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो 8 घंटा काम करके 600 रुपया ही ले रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो आदमी है अपना खेती किससे करवाएगा, ये दोनों से करवाएगा। और ये दोनों है किस गांव का, ये है रामपुर का। तो अब इन दोनों को तो काम मिल गया है, लेकिन जो एक मजदूर था इसी गाँव का, पालमपुर गाँव का ही, वो रह गया बेरोजगार, उसको काम नहीं मिला। अब जब इसको काम नहीं मिला तो ये व्यक्ति सोचा कि मेरे को जो काम नहीं मिला है, मैं जो बेरोजगार रह चुका हूँ, हमको जो काम नहीं मिला है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये 2 आदमी जो बाहर से आए थे ना, ये 2 आदमी जो बाहर से आए थे, वही 2 आदमी की वजह से मेरे को काम नहीं मिला। ठीक है। जैसे इसके दिमाग में ये आया, तो ये आदमी पूरा प्रचार प्रसार गांव में करने लगा कि आज मैं बेरोजगार हूँ, उसका कारण और सिर्फ वो 2 आदमी है, अगर वो 2 आदमी नहीं आता तो मैं बेरोजगार नहीं रहता। तो आसपास का जो आदमी था वो भी सोचा बात तो बिल्कुल सही है, अगर वो 2 आदमी नहीं आता तो ये लड़का बेरोजगार नहीं होता, इसको काम तो मिल जाता। तो सभी आदमी इस बात को एक्सेप्ट किया, और जो 2 आदमी बाहर से यहाँ काम करने के लिए आया था उसको पकड़ के, मैंने पकड़ के बहुत मार मारा, पकड़ के बहुत मार मारा। इसलिए मार मारा था कि तुम यहाँ से भागो, और यहाँ पे जो काम होगा वो यहीं का आदमी करेगा, दूसरे गांव का आदमी नहीं करेगा। तो ये आदमी यहाँ पे जब मार खा रहे थे, जो 2 आदमी यहाँ पे मार खा रहे थे, तो सेम यही कहानी आपका महाराष्ट्र में, सेम यही कहानी आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि बिहार और यूपी के आदमी, बिहार और यूपी के आदमी काम करने के लिए कहाँ गए थे, एमपी गए थे, महाराष्ट्र गए थे काम करने के लिए, महाराष्ट्र गए थे। अब ये महाराष्ट्र वाले आदमी जो थे, इसको ये काम करते थे कम, रुपया लेते थे ज़्यादा, और बिहार यूपी वाले आदमी काम करते थे ज़्यादा, रुपया लेते थे कम। तो इसको काम मिल रहा था, इसको काम नहीं मिला। ये महाराष्ट्र वाले को जब काम नहीं मिला, तो ये क्या बोला कि तुम ही दोनों की वजह से, मैंने ये तुम जो बाहर से आए हो ना, तुम ही की वजह से मैं बेरोजगार रह गया हूँ। तो ये महाराष्ट्र वाला आदमी बिहार वाला आदमी को पकड़ के कूट रहा था, बिहार वाला और यूपी वाला आदमी को बहुत मार रहा था। अब बिहार जब यूपी वाला आदमी मार खा रहा था, तो मारने वाला व्यक्ति जो था वो महाराष्ट्र का था। तो वो ये नहीं सोच रहा था कि हम जिसको मार रहे हैं उसका महिला है कि पुरुष है, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये सब नहीं देख रहा था। वो सिर्फ ये देख रहा था कि बिहारी है मारो, यूपी का है मारो, सिर्फ यही देख रहा था। तो अब जो मार खाने वाला व्यक्ति था उसमें विभिन्न जाति के लोग थे, मैंने जाति भी उसका अलग अलग हो सकता है, धर्म भी अलग अलग था, उसका लिंग भी अलग अलग था, कोई स्त्री था कोई पुरुष था, ठीक है, उसका भाषा भी अलग था। ये सभी जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर अलग अलग सब थे। लेकिन जो मार खा रहे थे वो सब आदमी उस समय ये देखेगा कि भाई तुम किस धर्म के हो, और जिस धर्म के हो, अगर तुम मेरे धर्म के हो तो मैं साथ दूंगा, मेरे धर्म के नहीं हो तो साथ नहीं दूंगा, ऐसा तो ये सोचेगा नहीं। ये मार खाने वाला आदमी अलग अलग धर्म के रहने के, अलग अलग जाति के रहने के बावजूद भी ये सब आदमी एक हो गए थे कि हम लोग को मार रहा है, हम लोग यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि हम लोग किस धर्म के हैं किस जाति के, ये सब यहाँ पे एक हो गए थे, क्योंकि सभी मार खाने वाला है। तो मार खाने वाला आदमी यहाँ पे सब क्या हो गया, एक हो गया। जितना भी मार खाने वाला था वो सब आदमी एक हो गया, और सब में क्या आ गए, एकता आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समाज में विभिन्नताएं थी। यहाँ पे देखो जाति के आधार पर अलग अलग था, बिहार का ऐसा होगा नहीं कि बिहार यूपी वाला सब भी वहाँ एक ही जाति का होगा, अलग अलग जाति का भी होगा। लेकिन ये सब आदमी को जब मार रहा था तो ये सब भी आपस में एक हो गया। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि जाति अलग था, धर्म अलग था, लिंग अलग था, भाषा अलग था, मैंने सामाजिक विभिन्नताएं थी यहाँ पर। लेकिन इस सामाजिक विभिन्नताएं की वजह से यहाँ सामाजिक विभाजन नहीं हुआ, यहाँ पे सामाजिक एकता हो गया, माने ये सब आदमी एक हो गए। तो वही आपका आंसर यहाँ पे कहता है। तो आपका आंसर यही कहता है, क्या कहता है देखिए, कि उदाहरण के लिए हम लोग समझ, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जो भी आपको समझाए थे महाराष्ट्र की कहानी, समझिएगा। मुंबई में मराठियों के हिंसा, मैंने मराठी वाला जो मारपीट कर रहा था उसका शिकार जो हुआ था वो बिहार और यूपी वाले लोग हुए थे। उसका जाति भिन्न था, धर्म भिन्न था और लिंग भिन्न था, परंतु उनके क्षेत्र एक थे। सिर्फ उसमें कॉमन क्या था कि वो एक ही क्षेत्र के थे, बिहार के थे तो खाली बिहारी थे। वे सभी एक ही क्षेत्र के, विशेष के उत्तर भारतीय थे। उत्तर भारतीय बोले तो बिहार और यूपी के लोग थे। उनका हित समान था, उनका सोच समान था कि हम लोग आपस में एक समान रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हम लोग काम करने के लिए आए थे। तो उनका सिर्फ हित यही था कि हम लोग काम करने के लिए आएंगे। तो वे सभी, लेकिन जब हिंसा का शिकार हुए तो ये सब आदमी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगे कि हम जाति के फलना है, हम चिलना है, वो नहीं। जब मार खाने लगा तो सब मार खाने वाला आदमी एक हो गया। तो वही कह रहा है कि वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। उसका हित एक था और केवल अपना व्यवसाय और पेशा जो काम कर रहे थे उसमें काम लगे हुए थे। उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन यही था, इसमें जितना बात पढ़ाया उसमें सिंपल सा बात यही था कि समाज में अंतर होता है, लेकिन उस समाज में अंतर की वजह से सामाजिक विभाजन नहीं होता है। सामाजिक विभाजन का मतलब हुआ कि जब हम ये सोचने लगे कि मैं अलग हूँ और आप अलग हो,
अगर ये सोचने लगेंगे तब सामाजिक विभाजन होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, जब महाराष्ट्र वाला आदमी, मराठा वाला आदमी बिहारी और यूपी को मार रहा था, तो उसमें क्या था कि वो ये नहीं, मार खाने वाला आदमी ये नहीं देख रहा था कि मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ, मैं किस जाति का हूँ। वो सिर्फ ये देख रहा था कि हम लोग मार खा रहे हैं, मार खाने का वजह क्या है, मार खाने का वजह सिर्फ एक ही है कि मैं ओरिजिनल में मराठी नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट से आया हूँ, इसीलिए मेरे को मार लग रहा है। तो इसीलिए वो सभी आदमी क्या हो गए, एक हो गए। तो वहाँ सामाजिक विभिन्नताएं थी, समाज के लोग अलग अलग थे, अलग अलग जाति के थे, अलग अलग धर्म के थे, फिर भी वहाँ पे यूनिटी आया, एकता आया, वहाँ विभाजन नहीं आया। तो वही आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक हर सामाजिक विभाजन, हर सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? क्लियर? चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है? सामाजिक अंतर माने सामाजिक विभिन्नताएं, समाज में जो अंतर होता है, अभी जस्ट बोले, वो सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेता है? अभी जस्ट आपको बोले कि कोई भी सामाजिक अंतर का डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होता है, मैंने ये सोच लेता है कि मैं उनसे अलग हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ और वो मुझसे छोटा है। तो जब भी आपके दिमाग में ये लगने लगे कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, कोई भी अंतर के रूप में, जैसे जाति के अंतर, दो अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन जाति में ही ये सोचने लगे कि मैं अलग अलग हूँ, वो अलग है, और ये सोच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। कोई भी अंतर हो, चाहे कोई समाज में कोई आदमी गरीब होगा, कोई अमीर होगा, गरीब सोचेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अमीर से कैसे मिलूँ, अमीर के बातों में मैं आ नहीं सकता, अमीर अलग काम करता है, मैं अलग काम करता हूँ, अमीर से मैं अलग हूँ, अलग वाली सोच जैसे आ जाता है तो वो सामाजिक विभाजन बन जाता है। चलिए इसको, इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। कहता है सामाजिक अंतर एवं सामाजिक विभाजन में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर हो जाता है, मैंने बड़े हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक विभाजन तब होगा, मैंने समाज में अंतर, विभाजन मैंने टूट, बटना, समाज दो भागों में तब बटेगा जब कुछ सामाजिक अंतर, मैंने कोई भी समाज में अंतर, कुछ एक कोई भी एक सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर हो जाए, मैंने बड़े हो जाए, मैंने उसको ये लगने लगे कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। ठीक है, सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। आप लोग अपने समाज में देखते होंगे कि जो सवर्ण होते हैं, सवर्ण बने जो बड़े जाति के लोग होते हैं, ठीक है, और दलित जो छोटे जाति के लोग होते हैं, उनमें अभी भी अपने समाज में देखिएगा विभाजन होता है। अभी भी अपने समाज में विभाजन देखिएगा कि दलित और सवर्ण दोनों एक साथ नहीं रहते होंगे, दलित गांव के किसी एक कोना में रहते होंगे और सवर्ण अलग रहते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं जाति के आधार पर दोनों में क्या हो चुका है, विभाजन हो चुका है। क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब और वंचित बेघर होते हैं। जो दलित होते हैं वो संपूर्ण देश में, ऐसा नहीं कि आप यहाँ की बात करते हो, लगभग पूरे देश में जो दलित होते हैं वो आमतौर पर गरीब एवं बेघर होते हैं। बेघर में उसको घर नहीं होता है और भेदभाव का शिकार होते हैं। मैंने उसको देखिएगा, उसका हमेशा भेदभाव किया रहता है। अपने आसपास ही अपने देख लीजिए, गाँव में ही देख लीजिए। जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधाजनक युक्त होते हैं, जबकि जो ऊंचे जाति के लोग होते हैं वो संपन्न होते हैं हर चीज़ से और सुविधाजनक, उसको हर चीज़, सुविधा का चीज़ उसके पास उपलब्ध रहता है। अर्थात दलित को महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं। जो दलित समुदाय के लोग होते हैं उसको ये महसूस होने लगता है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो आपको जस्ट बोलेंगे कि जब भी कोई अंतर में आपको ये लगने लगे कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, वहाँ पे सामाजिक विभाजन हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह के सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं, मैं मतलब कि मैं उनसे अलग हूँ। तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। अमेरिका में जाइएगा तो अमेरिका में काला गोरा में अभी भी लड़ाई होता है। तो अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के अंतर सामाजिक विभाजन है। वास्तव में उपयुक्त कथनों से अध्ययन से के बाद यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक अंतर उस समय सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है जब अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या समझिएगा, समाज में तो अंतर होता ही है, जस्ट आपको बोले समाज में कोई भी एक अंतर अगर हम धर्म के आधार पर ही ले लें या रंग के आधार पर ले लें या लिंग के आधार पर ले लें, ठीक है, किसी आधार पर ले लें, ठीक है, तो जब एक अंतर को अन्य सभी अंतरों से ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में काला और गोरा के बीच में लड़ाई होते रहता है। काला को ये लगता है कि गोरा अलग है और मैं अलग हूँ, गोरा को ये लगता है कि काला अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये दोनों का समाज अलग अलग बट चुका है, तो इसमें यहाँ पे सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पे रंग के आधार पर है। कहीं कहीं अगर आप समाज में जाति के आधार पर देखिएगा तो कोई बड़े जाति के लोग होते हैं, कोई छोटे जाति के लोग होते हैं। जो बड़े जाति के लोग हैं उसे कहते हैं सवर्ण और जो छोटे जाति के लोग होते हैं उसे कहते हैं दलित। तो जो दलित होते हैं वो सवर्ण के, दलित को ये लगता है, दलित जो होते हैं आमतौर पर देश में दलित को देखा गया है कि दलित लोग जो होते हैं वो आमतौर पर गरीब होते हैं, बेघर होते हैं, उसके घर वगैरह उसको नहीं होता है। जबकि जो सवर्ण होते हैं उसको हर सुख सुविधा का चीज़ उसके पास होता है। तो दलित को ये लगने लगता है कि मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनसे अलग हूँ।
तो जब भी आपको कोई भी अंतर में ये लगने लगे कि मैं उनसे अलग हूँ, कोई भी अंतर में, चाहे जाति के आधार पर अंतर में लगने लगे, धर्म के आधार पर लगने लगे, भाषा के आधार पर लगने लगे, किसी भी आधार पर अगर मन में ये लगने लगे कि मैं उनसे अलग हूँ, तो वहाँ पे सामाजिक विभाजन हो जाता है। क्लियर? चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। ध्यान समझिएगा, एक बार में तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। कहता है सामाजिक विभाजनों की राजनीति, मैंने समाज में जो विभाजन होता है उसके बाद उसके साथ उसमें राजनीति होता है, जो नेता लोग होते हैं उसके में उस राजनीति होता है। तो सामाजिक विभाजन की राजनीति, मैंने सामाजिक विभाजन हुआ, फिर उस सामाजिक विभाजन के ऊपर राजनीति किया नेता लोग, ठीक है। राजनीति करने के परिणाम स्वरूप मैंने राजनीति किया, उसके बाद लोकतंत्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसको हम लोग को स्पष्ट करना है, समझिएगा बात को। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है कि सामाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। आप किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइएगा, वहाँ पे सामाजिक विभाजन होगा ही होगा, ठीक है। तो वही कहता है कि सामाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप से मौजूद है और यह विभाजन राजनीतिक रूप धारण कर लेती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अरे भाई साहब इधर आ जाओ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी सामाजिक विभाजन, ठीक है, कोई भी सामाजिक विभाजन हुआ, ठीक, कोई भी सामाजिक विभाजन हुआ, माने सामाजिक विभाजन हुआ, उसके बाद समाज, मान लेते हैं दलित और सवर्ण का सामाजिक विभाजन हो गया, तो दलित अलग हो गया, सवर्ण अलग हो गया। अब जो दलित लोग हैं, इसको घर नहीं है, रहने का जगह नहीं है, बढ़िया खाना पीना नहीं है, तो इसके ऊपर राजनीति होगा। मतलब जो नेता लोग होगा वो कहेगा कि आपको कुछ अधिकार नहीं मिला है, आप समाज से अलग हो, मैं आपको सारी सुख सुविधा दूंगा, आप मुझे वोट दो। तो ये जो इनके पास गया वोट मांगने के लिए, क्यों गया? क्योंकि ये देखा कि ये समाज विभाजन हो चुका है और इसको अधिकार नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पे राजनीति करने के लिए पहुँच गया, वोट मांगने के लिए यहाँ पे पहुँच गया। तो वही बात यहाँ पे कह रहा था, इसको समझिएगा, आप समझ में आपको आ जाएगा। कहता है कि सामाजिक विभाजन दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है। बिल्कुल, यह विभाजन राजनीति का रूप धारण कर लेती है। जब यहाँ पे विभाजन हुआ, जब दलित और सवर्ण बना, विभाजन के बाद यहाँ पे राजनीति शुरू हो गया। तो वही बात कहता है कि यह विभाजन राजनीतिक रूप धारण कर लेती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल सही है, फिर समझिएगा। कहता है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल मतलब जो राजनीति करते हैं, जैसे कांग्रेस हो गए, भाजपा वाले हो गए, जदयू हो गए, आरजेडी हो गए, ये सब दल है, ये सब राजनीतिक दल है। जैसे हम लोग बात करते हैं आरजेडी या बात करते हैं जदयू, ठीक है, ये सब राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। वही कहता है लोकतंत्र में राजनीतिक दल, ये जो दल है, ठीक है, सामाजिक विभाजन की बात करना और विभिन्न सामाजिक, मैंने ये समाज जो बटा हुआ दलित है, सवर्ण है, तो ये लोग दलित की बातें करते हैं या फिर कोई सवर्ण की बातें करते हैं, तो ये बात जो करते हैं लोकतंत्र में, ये आम बात है, हर कोई करते हैं, हर कोई करते हैं। और इनके पास जाके इनसे अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग वादे करते हैं, हमको जिता दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। नेता लोग में करते हैं कि जान गया, उसके बाद जो समस्या हुआ देख लिया, उस समस्या के ऊपर लेक्चर शुरू कर देते हैं। लेकिन जब जीतते हैं तो दोबारा लौट कर वापस भी नहीं आते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। वापस नहीं आने का वजह ही है कि आप लोग वोट जो देते हो, वो वोट देते हो जाति के आधार पर। तो वोट अगर जाति के आधार पर दोगे तो रिजल्ट भी जाति के आधार पर ही मिलेगा। वोट अगर शिक्षा के आधार पर दिए रहते, वोट अगर आप स्वास्थ्य के नाम पर दिए रहिएगा, तब न शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा। वोट दिए हैं जाति के आधार पर, खोज रहे हैं शिक्षा, संभव है? पेड़ लगाए हैं बबूल का और खोज रहे हैं उसमें आम, तो मिलेगा नहीं। सेम उसी प्रकार से वोट दिए हो जाति के आधार पर, आप खोजिएगा रोजगार तो मिलेगा नहीं मिलेगा, खोजिएगा शिक्षा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? जाति, खाली हाई जाति करते रहिएगा। और जितना जाति धर्म के लफड़े में पड़िएगा उतना समाज में पीछे जाइएगा। अपने आसपास देख लीजिएगा, अपने आसपास में वो उस आदमी को वो आदमी आपसे आगे निकल गया होगा जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया होगा, ठीक है। आज से 20 साल पहले देखिएगा उसका स्थिति खराब था, लेकिन अभी वर्तमान समय में वो आपसे आगे निकल गया। तो वो हाई जाति नहीं किया होगा, हाई धर्म नहीं किया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया होगा। एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, वो आगे निकल गया। तो कम से कम उनसे भी तो आप सीख सकते हो कि यहाँ पे वोट देने के लिए गए हाई जाति कर रहे हो, हाई जाति करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा के आधार पर वोट दोगे तो शिक्षा मिलेगा, लेकिन क्या कौन समझाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं।
कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, सामाजिक विभाजन का जो बात करता है कि आप अलग हो, आपको कोई देखना नहीं चाहता, ये आम बात है, हर कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं है, और लोग उनसे वादे भी करते हैं। तो वही बात ये कहता है। कहता है हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जो देश में हम लोग रहते हैं वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल। हम लोग भारत देश में रहते हैं, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनकर देश की संसद या राज्य की विधानसभा में भेजती है, बिल्कुल सही है। जो जनता होती है वो उसको चुन के देश की संसद बोले तो प्रधानमंत्री जो भी चुनाव हो रहा है, या विधानसभा बोले तो मुख्यमंत्री। तो देश की जनता मुख्यमंत्री भी चुनते हैं और प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं, किसके माध्यम से? वोट के माध्यम से। तो भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का असर देश की राजनीति पर बहुत हद तक पड़ता है। मतलब जो हम लोग का सामाजिक विभाजन हो जाता है समाज में, उसका राजनीति पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वोट बैंकिंग के लिए बात उछालता है, आता है, वोट मांगता है। अगर भारत में पिछड़ा एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से खारिज करती रहती तो आज भारत विखंडन की कगार पर होता। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। इस पॉइंट में आपको समझाना ये चाहते हैं कि अगर सोचिए, अभी आपको जस्ट बोले हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के टाइम के वक्त यहाँ पे ये देखा गया कि जो स्वर्ण लोग थे, इसको ये संपन्न, सुखी संपन्न थे। जो दलित लोग थे वो बेचारे बेघर थे। तो दलित के बारे में आवाज़ उठाने वाला यह नेता लोग था कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, जो भी हो, इसके ये आवाज़ उठाया और सरकार इसकी बात सुना भी। आप देखे होंगे कि दलित को बहुत अधिकार मिला है, ओबीसी को अधिकार मिला है, लेकिन सवर्ण जो जनरल है उसको कम अधिकार मिला है, आरक्षण छूट उसको कम मिला है। तो सरकार दलित का सुना भी, सरकार ओबीसी का भी सुना कि नहीं? तो वही आपका यहाँ पे कह रहा है कि अगर सरकार इसका नहीं सुनता, वोट मतलब इसको कह रहा है कि हम समाज में पीछे हैं, हमको कुछ हेल्प कीजिए, हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाइए। सरकार उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाता। सारा नियम था वो स्वर्ण के बारे में सोच के ही बनाता और उसके कुछ नहीं करता, उसको कुछ नहीं देता। तो क्या लगता है देश का क्या हाल होता? देश में जो छोटे जाति के लोग थे, ठीक है, वो क्या होते? टूट के अलग हो जाते। उसको कोई मतलब ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं रहता। वो बोलता मैं अलग हूँ, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? तो वही कह रहा है कि अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार स्वीकार नहीं करता, उसका मांग तो वाजिब था कि हम पीछे हैं, हमको कुछ हेल्प कर दीजिए, तो उसका मांग वाजिब था। अगर सरकार उसके मांग को नहीं मानता तो आज उन लोग अलगे देश मांगता कि हमको अलगे कर दीजिए, हम अलगे देश बनाएंगे। लेकिन सरकार उसकी बातों को माना, तभी वर्तमान में सब आदमी देखिएगा एक साथ है। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति की एकमात्र सामान्य बात है। मैंने यह सामान्य बात है, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति हर कोई करता है। ये एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो समाज से टूट गया है उसको नेता लोग आवाज़ उठा के समाज में जोड़ने का काम करता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करती है, बिल्कुल सही। जो टूट जाता है उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है, समाज में संतुलन पैदा करता है, कहीं ये समाज से टूटे नहीं। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता है और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक होता है। अगर बात नहीं मानेगा तो कोई एक आदमी का बात, जैसे दलित है, उसको जितना अधिकार चाहिए नहीं देगा, दलित वाला आदमी क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा, मारपीट करेगा। तो वही बात ये कह रहा है कि कोई भी सामाजिक विभाजन हद से ज़्यादा उग्र नहीं होता है, क्योंकि सरकार उसकी बातों को मान लेता है, उसके हिसाब से योजना बनाते हैं, काम करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को उठाते हैं। कोई भी समस्या अगर आदमी को होता है तो अपना मांग शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के पास उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं। तो जब चुनाव होता है तो नेता लोग जब आते हैं तो उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। अभी आप लोग हाल फिलहाल में देखे होंगे, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जीत तो जाते हैं लेकिन 5 साल तक वापस नहीं आते हैं। पुनः 5 साल के बाद जब वापस आते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको क्या कहते हैं कि आप आ तो गए हैं लेकिन आप काम नहीं किए हैं, इसलिए मैं आपको वोट नहीं दूंगा। जिस पैर से आप आए हो उसी पैर से सही सलामत वापस चल जाइए, क्योंकि आपको मैंने 5 साल दिया लेकिन 5 साल में आपने कोई वर्क नहीं किया, इसलिए आप वापस जा सकते हैं। तो उनका हम लोग जो होते हैं वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग उठाते हैं। कब? चुनाव के माध्यम से। चुनाव के समय में वो अपना आवाज़ उठाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका समाधान करने का कोशिश करते हैं, या फिर वो व्यक्ति अपना समाधान पाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक विभाजन को राजनीति के फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र के व्यापार में परिवर्तन नहीं आया है। मतलब ये हुआ कि सामाजिक विभाजन तो हो गया था, दलित और स्वर्ण अलग अलग तो हो गए थे, लेकिन जब सामाजिक विभाजन के बाद दलित के ऊपर या स्वर्ण के ऊपर
राजनीति शुरू हुआ तो उस राजनीति से जहाँ तहाँ देश को फायदा ही हुआ, देश को नुकसान नहीं हुआ। अगर राजनीति नहीं होता तो दलित लोग अलग हो जाते और सवर्ण लोग अलग हो जाते, और दलित जो थे वो कहते हैं हमको अलगे देश दीजिए, हम अलगे देश में रहेंगे। तो इससे क्या होता, देश टूट जाता। लेकिन जब देखा है कि नेता लोग देखा कि इसको अधिकार नहीं मिला है तो नेता लोग इसके लिए आवाज़ उठाया, लेकिन जो सरकार में व्यक्ति थे वो इसकी बातों को माना भी, जिसकी वजह से सभी आदमी अभी एक हैं। तो वही कह रहा है कि क्वेश्चन आपका वही कह रहा था कि सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम स्वरूप, मैंने सामाजिक विभाजन में जो राजनीति होता है उसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। मैंने सामाजिक विभाजन के ऊपर जो राजनीति होता है उसमें लोकतंत्र के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 70 के दशक से आधुनिक दशक तक, मैंने 70 के दशक मैंने 60 के बाद, 1960 के बाद भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें। तो जो भारत जो थे वो उसकी राजनीति में समाज का क्या इफेक्ट पड़ा, समाज में किस किस आदमी, कौन कौन टाइप के आदमी कब कब राजनीति पर हावी हुआ, उसी के बारे में कहता है। देखिए कहता है 70 के दशक के पहले भारत की राजनीति में स्वर्ण जाति का दबदबा था। 70 के दशक के पहले, 70 के दशक का मतलब हुआ 1960 से पहले, 1960, 65, 70, 1969 से पहले, क्योंकि 1970 जब आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 1970 की बात करते हैं तो ये 80 का दशक कहलाएगा, ये 80 का दशक कहलाएगा। लेकिन अगर 1969 तक हम लोग जाएंगे ये कहलाएगा आपका 70 का दशक। तो वही आपका कह रहा है कि 70 के दशक के पहले भारत की राजनीति में स्वर्ण जाति का दबदबा था। मैंने 1969 के आसपास तक तो भारत की राजनीति में कौन जाति का दबदबा था, सवर्ण जाति का। इसका कारण ये था कि इसके पास रुपया पैसा था, जिसके पास रुपया पैसा रहेगा वही तो नेता बनेगा, वही तो राजनीति में आएगा। गरीब आदमी राजनीति में जाता है, बहुत कम जाता है, रेयर केस में जाता है। ठीक है, गरीब आदमी बहुत रेयर केस में राजनीति में जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो झंडे गाड़ के आता है ना। तो सेम उसी प्रकार से इसका कहना ये है, ये भाई सब का कहना है कि 70 के दशक के पहले राजनीति में सवर्ण जातियों का दबदबा था। 1967 तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जाति का वर्चस्व रहा। कब तक, 1967 तक। 1967 के बाद 70 से 90 दशक के बीच, अब 70 से कहाँ गए 90, 70 तक था सवर्ण जाति का, 70 से 90 के बीच जो था उसमें शामिल हो गया ओबीसी। कौन शामिल हो गया, ओबीसी। और फिर 90 के बाद शामिल कौन हो गया राजनीति में, दलित। अब वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि दलित को, सभी आदमी दलित को केंद्र बिंदु मान के ही राजनीति करते हैं, माने दलित को ज़्यादा अधिकार देने की कोशिश करते हैं ताकि उसका वोट बैंक हासिल कर सके। वही बात ये कहता है, समझिएगा। 1967 तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 तक के दशक में सवर्ण और पिछड़ी जातियों का वर्चस्व रहा। उसके बाद कहता है दलित की जागृति अवधारणा राजनीति गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराने लगी और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने लगी। भारतीय राजनीति के इस सफर में पिछड़े दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्य दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। अब इतना बात बोल रहे हैं उसको समझिए, उसको समझ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको आसानी से कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में नहीं। इसका कहना यह है कि 1967 तक सवर्ण जाति का बोलबाला था राजनीति में। ठीक है, किस जाति का, सवर्ण जाति का। फिर 1970 से लेके 1990 तक इसमें ओबीसी भी शामिल हो गया। तो ओबीसी सवर्ण को टक्कर देने लगा, ओबीसी सवर्ण को टक्कर देने लगा, मैंने अब ओबीसी भी राजनीति में आ गया। 1990 के बाद इसमें दलित भी शामिल हो गया, मैंने एससी एसटी भी अब राजनीति में आने लगे। तो ये कहानी कभी 1970 से पहले कौन था, 1970 के पहले सवर्ण था। 70 से लेकर 90 तक इसमें ओबीसी भी आ गया, मैंने सवर्ण ओबीसी अब दोनों आ गया। फिर 1990 के बाद सवर्ण ओबीसी के बाद इसमें दलित एससी एसटी भी शामिल हो गया। वर्तमान समय में, मैंने आधुनिक समय, वर्तमान समय में कोई भी सरकार जब आती है वो दलित को केंद्र बिंदु मानकर ही राजनीति करती है, मैंने उसी के बारे में सोचकर राजनीति करती है। तो वही कहता है सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्य में दलित न्याय की पहचान सबका केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। मैंने कोई भी आते हैं सत्ता में तो वो देखते ही है कि दलित को न्याय मिले। वही आपका क्वेश्चन था कि राजनीति 70 के दशक से लेकर 1970 से लेकर वर्तमान समय तक, आधुनिक दशक, आधुनिक मैंने वर्तमान समय, आधुनिक दशक में वर्तमान समय तक भारतीय लोकतंत्र का सफर, मैंने भारत में लोकतंत्र में किस किस पार्टी जाति के लोग कैसे कैसे आगे काम किए हैं सामाजिक न्याय के संदर्भ में कहता है ना, तो वही कहता है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, 70 के दशक में सबसे पहले किसका अधिकार था, सवर्ण का। 90 तक किसका अधिकार हुआ, सवर्ण और ओबीसी का, मैंने ओबीसी सवर्ण को टक्कर देने लगा। फिर 90 के बाद इसमें कौन शामिल हो गया, दलित। वर्तमान समय में दलित को केंद्र बिंदु मानकर ही कोई आदमी काम करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन एंड आंसर था। इसमें अगर कोई प्रकार का समस्या होता है या कुछ आपको तरीका में कुछ अजीब लगता है तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, गुड नाइट।